नमस्कार दोस्तों, हम हैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के पूर्व के अंक 1857 की क्रांति पार्ट 1 में हमने 1857 की क्रांति का एक सामान्य परिचय करवाया था। आज के इस अंक में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ क्रांति के स्वरूप, प्रसार, कारण और परिणाम पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मित्रों, बहुत ध्यान देके सुनिएगा, परीक्षा में यदा कदा पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तब इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टन थे। जिस समय क्रांति हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय तक गवर्नर जनरल कैनिंग बन चुके थे लॉर्ड डलहौजी के स्थान पे। सेनापति क्रांति तक या क्रांति के प्रारंभ तक एनिसन थे और क्रांति का जब प्रसार होने लगा उसे दबाने के लिए कैम्पबेल को बुलाया गया। जिस समय क्रांति हुई उस समय बादशाह कौन था दिल्ली में? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहते हैं। जफर उनका सेड्यूनम है, छद्म नाम है। पिछले अंक में जफर साहब के बारे में कुछ बातें की थी। अब हम प्रारंभ करते हैं क्रांति के स्वरूप को। दोस्तों, क्रांति के स्वरूप को लेकर पाश्चात्य इतिहासकार और भारतीय इतिहासकारों में कुछ एक मतैक्य हैं, कुछ एक मतभेद हैं। अधिकतर इतिहासकार जो पाश्चात्य दृष्टि के हैं वो इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया मानते हैं, कुछ इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं। रिजले, होम्स, आउटरम, सैयद अहमद खान, ये सब इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। रिजले ने तो इसे धर्मांधों का, ईसाइयों के प्रति विद्रोह कहा है। आउटरम और होम्स इसको बर्बरता का, सभ्यता के प्रति विद्रोह मानते हैं। एक पुस्तक आई द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वी डी सावरकर की पुस्तक है और ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक ने अर्थात सावरकर साहब ने पहली बार खुल के इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। एक पुस्तक और छपी 1857, केवल 1857, जिसे एस.एन. सेन ने लिखा है। मित्रों, यह ध्यान रखने का विषय है कि द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और केवल 1857 दो अलग अलग पुस्तक हैं, दोनों महान लेखकों ने लिखी हैं। परीक्षा में अक्सर दोनों पुस्तकें पूछी जाती हैं क्योंकि दोनों के अंत में 1857 लिखा हुआ है, तो हम कई बार उसमें भ्रमित हो जाते हैं, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक इतिहासकार हुए हैं आर.सी. मजूमदार साहब, बड़े लेखक हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, ना तो स्वतंत्रता के लिए था और ना ही संग्राम था। तो इस प्रकार जो यह स्वरूप है इसको अधिकतर इतिहासकार सैनिक विद्रोह के ही रूप में लेते हैं। लेकिन अगर सोच की बात करें, दृष्टिकोण की बात करें, तो जो भी पाश्चात्य दृष्टि के इतिहासकार हैं या साम्यवादी इतिहासकार हैं वह इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। जो दक्षिणपंथी इतिहासकार हैं या भारतीय इतिहासकार हैं वो इसमें एक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की दृष्टि देखते हैं और उसको इसी रूप में परिभाषित भी करते हैं। अब मित्रों आते हैं कारण पे कि इस क्रांति के कारण क्या थे। अगर कारणों का वर्गीकरण करें तो उसको राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और सबसे अंत में तत्कालीन कारण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वप्रथम राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारण तो बड़ा विशद है और वृहद है। तत्कालीन समय में जितनी भी रियासतें थीं धीरे धीरे उनको जब्त किया जा रहा था, राजाओं को उनकी गद्दी से हटाया जा रहा था। तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने व्यपगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत सारी रियासतों को जब्त कर लिया था क्योंकि उनके उत्तराधिकारी उनके अनुसार नहीं थे, अर्थात कंपनी बहादुर के अनुसार नहीं थे। एक क्रम है रियासतों का जिसे सदैव याद रखा जाना चाहिए। सतारा, संभल, जयपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। मित्रों, कई बार यह प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता है, यही क्रम है तो इसको इसी प्रकार याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सतारा, संभल, जयपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। इस प्रकार यहाँ के राजाओं के उत्तराधिकारी का जो प्रश्न था उसको अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं माना, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। और जब राजाओं को या सामंतों को या छोटे छोटे राजाओं को उनकी सत्ता से दखलंदाजी की गई, उनको हटा दिया गया, तो जो वहां की जनता थी वो अंग्रेजों के इस फैसले के विरुद्ध गई और एक नकारात्मक प्रभाव, एक असंतोष जन्मा और वो असंतोष धीरे धीरे क्रांति में बदला। अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर हटा दिया गया। मित्रों, ये याद रखिएगा कि यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कुशासन के आधार पर निर्वाचित की जाने वाली
पहली रियासत कौन थी, तो वह अवध थी। ये एक कारण हो गया। इसी समय 1854 में एक कमीशन घोषित किया गया, इनाम कमीशन। इनाम कमीशन के तहत करीबन 35,000 रियासतों का कारगुजारी पे उनका सब हिसाब किताब हुआ, उनकी जांच हुई, जिसमें से 20,000 रियासतों को जब्त कर लिया गया। तो इस तरह से जो मौजूदा शासक थे या सामंत थे उनको हटाया गया, तो जिससे वहां की जनता थी उसके बीच में एक आक्रोश था, एक असंतोष था, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होकर क्रांति के रूप में आ गया। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों की जो दृष्टि है उसको बहुत स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे जब हम सामाजिक कारणों के दृष्टिकोण को देखेंगे तो कहीं अंग्रेज सही दिखाई देते हैं, कहीं गलत दिखाई देते हैं, लेकिन जो तत्कालीन प्रभाव था वह क्रांति के पक्ष में ही गया। उस समय कुछ कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसी सती प्रथा, बाल वध, बाल विवाह, बालिका वध, इन सब के विरुद्ध अंग्रेजों ने कड़े नियम बनाए। खैर कुप्रथाएं थी, उनको समाप्त होना चाहिए, जड़ से समाप्त होना चाहिए, अंग्रेजों के प्रयास भी इसी ओर थे, लेकिन तत्कालीन समाज ने उसको स्वीकारा नहीं। स्वीकारा इस वजह से नहीं कि उस समय जो हमारी प्रथाएं थीं वो हमारे धर्म के अत्यंत नजदीक थी, और धर्म में कोई बाहरी व्यक्ति आके हस्तक्षेप करे यह कदापि स्वीकार्य नहीं था। इस कारण भी एक आक्रोश जन्मा। कुछ तत्कालीन इतिहासकार, समाज सेवक और आंदोलनकारियों ने ये कहा कि ठीक है, कुप्रथाएं हैं तो उनका अंत होना चाहिए, लेकिन हमारे रीतियों से हम अपने धर्म में जो भी परिवर्तन करना होगा अपने अनुसार करेंगे, आपके अनुसार नहीं करेंगे। पुराने इतिहास को खंगाल के देखा जाए, या जब हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आंदोलन पे बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय की भूमिका पे भी बात करेंगे। राजा राम मोहन राय का एक बड़ा इतिहास है, सुधारक इतिहास है, उन्होंने भी बहुत विशद कार्य किया है, बड़ा कार्य किया है। लेकिन तिलक जी ने एक बात कही थी कि जब हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, तो उनका परिवर्तन भी हमारे अनुसार ही होना चाहिए। कोई बाहरी हुकूमत, कोई कड़े नियम कायदे कानून बना के हमारे रिवाजों में, हमारे परिवर्तनों में, हमारे धर्म में हस्तक्षेप करे, यह कदापि मंजूर नहीं होगा। तो इस प्रकार जो सामाजिक कारण था वो भी एक बड़ा आक्रोश लेके सामने आया, और वो आक्रोश क्रांति के रूप में पनपा। तीसरा कारण मित्रों बनता है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण तो आप जानते ही हैं, अंग्रेजों की जो भी हुकूमत रही है वो एकदम शोषणकारी हुकूमत रही है। लगातार लगान को बढ़ाना, अकाल आए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, फसल का ना पैदा होना, लेकिन लगान में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती थी, और छूट नहीं दी जाती थी तो जो हमारे कृषक बंधु थे वो एक चंगुल में फंस जाते थे। वर्षा होती नहीं थी, अनाज होता नहीं था, लेकिन लगान देना जरूरी है। तो जो मुफीद खोर थे, मुनाफा लेने के चक्कर में उनसे एक बड़ा कर्ज लिया जाता था, उससे लगान दिया जाता था, लगान भर नहीं पाते थे तो फिर जो मुनाफा खोर हैं वो जमीन हथिया लेते थे। तो एक प्रकार का बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, और षड्यंत्र के तहत हमारे किसानों की जमीन जब्त कर ली जाती थी, और जो जमीन जब्त कर ली जाती थी तो किसानों के मध्य भी एक बड़ा आक्रोश हुआ, संतोष हुआ, और वह क्रांति की तरफ बढ़ चला। चौथा कारण है सैनिक कारण, और सैनिक कारण के मध्य ही छुपा हुआ है तत्कालीन कारण। तो सैनिक कारणों का जो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि एक जो मतभेद था और जो एक अलग दृष्टि थी अंग्रेजी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के मध्य, वो जो काले गोरे का भेद है, उस काले गोरे के भेद ने भी एक असंतोष को पैदा किया। अंग्रेजों को अच्छी सैलरी, अच्छा भोजन, अच्छी पोशाक, अच्छा सम्मान, और वहीं उतनी ही क्षमता वाले, उतनी ही मेहनत करने वाले भारतीय सैनिकों को कम वेतन, कम सम्मान, कम प्रतिष्ठा, तो एक असंतोष। दूसरा जो तत्कालीन कारण बना वो ये बना कि पहले अंग्रेजी बटालियनों में जो राइफल का यूज होता था वो ब्राउन ब्रेस राइफल होती थी। उसकी जगह एक अत्याधुनिक राइफल, तत्कालीन स्तर पर अत्याधुनिक एक नई राइफल आई जिसका नाम था न्यूफील्ड राइफल। जो न्यूफील्ड राइफल थी उसकी जो कारतूस थी, उस कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया जाता था, और वो चर्बी थी गाय और सूअर दोनों की चर्बी से बनती थी। और बंधुओं उसको प्रयोग करने के पहले उसको मुंह से तोड़ना होता था। तो ऐसी दशा में धर्म के ऊपर बट्टा लगने जैसी बात थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो दोनों गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग मुंह से तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, और एक बड़ा विद्रोह पनपा। और उसी विद्रोह का यह परिणाम हुआ कि मार्च 1857 को
बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक वीर जवान मंगल पांडे ने अपने लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मार दी। उसके बाद अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई, वो हमारे प्रथम शहीद भी हुए। और इसके बाद से तो लगातार विद्रोह बढ़ता गया, उसका प्रसार होता गया। 11 मई को, जैसे कि पिछले अंक में हम लोगों ने बात की थी कि यमुना पार करके सैनिकों ने कब्जा किया दिल्ली पे, बहादुर शाह जफर को शहंशाह घोषित किया और उसके बाद धीरे धीरे प्रसार बढ़ता गया। अब हम चलते हैं प्रसार की तरफ। जैसे कि अभी पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की कि अवध वो पहली रियासत थी जिसको कुशासन के आधार पर निर्वासित कर दिया गया। तत्कालीन नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया गया कुशासन के आधार पर। मित्रों याद रखिएगा, मैं बार बार इस विषय पे जोर दे रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो उसके बाद जून 1857 4 जून 1857 को उनकी बेगम हजरत महल ने कमान संभाली, विद्रोही सैनिकों को एक साथ किया और विद्रोह को आगे बढ़ाया। उनके जो अल्पवयस्क साहबजादे थे ब्रिजेश कादिर, उनको नवाब बनाया गया, उन्होंने बागडोर संभाली, विद्रोह हुआ और करीबन 1858 के आसपास वो विद्रोह कैम्पबेल ने, जो तत्कालीन सेनापति थे, उन्होंने दबा दिया। और उस समय फिर ये प्रस्ताव रखा गया कि महारानी जो बेगम साहिबा थी कि वो खुद को, बेगम हजरत महल खुद को आप समर्पित करें, परंतु उन्होंने बिल्कुल भी यह स्वीकारा नहीं। वह नेपाल चली गई, निर्वासित हो गई। इस प्रकार अवध की जो क्रांति थी या अवध का जो विद्रोह था वो शांत होता है। 3 अवध के संपूर्ण विषय में 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले कि नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया। तारीख है 4 जून 1857 की, नवाब बनाया गया ब्रिजेश कादिर को। और अंत में यह पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल को फांसी दी गई या जेल हुई या निर्वासित हो गई, तो बंधुओं निर्वासित हुई और निर्वासित होने के बाद वो नेपाल चली गई। अब आते हैं कानपुर पे। जैसे कि मैंने बताया कि उत्तराधिकार के नियम को लेके, व्यक्तिगत नीति को लेके, राज्य हड़प नीति को लेके बहुत सारे कारणों से रियासतों को हड़प कर लिया गया। उसमें से ये भी थी, कानपुर में जो आखिरी पेशवा थे बाजीराव द्वितीय साहब, उनके जो पुत्र थे नाना साहब उनको बोलते हैं, और नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंधू पंत। मित्रों ये याद रखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, तो नाना साहब का वास्तविक नाम है धोंधू पंत। धोंधू पंत को पेशवा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। विद्रोह पनपा, विद्रोह बढ़ा, उन्हें पूना से निर्वासित कर दिया गया था, वह कानपुर आके रहे। और जब विद्रोह बढ़ा तो 5 जून 1857 को उन्होंने उसकी कमान संभाली, विद्रोह को आगे बढ़ाया। उनके जो प्रमुख सेनापति थे वो तात्या टोपे थे, हमारे महान क्रांतिकारियों में से हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ भी बनता है मित्रों की तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा मित्रों, कई बार कई तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग नाना साहब की तरफ से प्रमुख योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ रहे थे। बाद में वो ग्वालियर के जो समय तत्कालीन राजा थे उनकी गद्दारी की वजह से पकड़े गए, उनको फांसी दी गई। तो मित्रों बात कर रहे हैं नाना साहब। नाना साहब ने लगातार उस विद्रोह को आगे बढ़ाया। एक कहानी है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। जिस समय विद्रोह चल रहा था उस समय नाना साहब के ऊपर एक आरोप लगा कि नाना साहब ने करीबन 108 अंग्रेजी सैनिक, उसमें उनके परिवार भी थे, महिलाएं भी थी, उनके बच्चे भी थे, उनको मरवा दिया था। पाश्चात्य इतिहासकार और कुछ साम्यवादी इतिहासकार इस तरह का आरोप लगाते हैं नाना साहब के विद्रोह के समय। लेकिन एक महिला है ह्यूरोज स्टेट, उन्हें कुछ इतिहासकार हेरे स्टेट के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी कहानी में यह लिखा है कि नाना साहब को लेकर कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने 108 लोगों को, जिसमें से स्त्रियां और बच्चे भी थे, उनका वध करा दिया। बल्कि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बहुत सारी अंग्रेज महिलाओं और उनके बच्चों को नाना साहब ने अपने ही विद्रोहियों से बचाकर सकुशल उनके स्थान तक पहुंचाया था। अंत में कानपुर का विद्रोह भी समाप्त होता है और कानपुर भी अंग्रेजों के कब्जे में आता है। अवध के बाद कानपुर के बाद चर्चा करते हैं झांसी की। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, हर बोल खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार से सब लोग नाना साहब के ही संरक्षण में पली बड़ी थी। छबीली बुलाते थे, प्यार से लोग मनु बुलाते थे। उनके पुत्रों के साथ ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और रानी लक्ष्मीबाई के चूंकि पति का एक षड्यंत्र में मृत्यु हो गई थी और उनके
पुत्र की भी मृत्यु इसी तरह एक षड्यंत्र में हुई, तो उन्होंने एक पुत्र को दत्तक के रूप में लिया था, परंतु अंग्रेजों ने उसको स्वीकारा नहीं और लगातार झांसी को भी हथियाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे थे। रानी ने पहले तो प्रस्तावों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से झांसी को स्वतंत्र रखने की मांग की, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो फिर झांसी की रानी अपने स्वभावगत रूप से विद्रोही हुई। उनको अन्य लोगों का सहयोग भी प्राप्त हुआ और उन्होंने विद्रोह किया। झांसी की रानी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो आंचलिक भाषा में है, इसलिए ऐसा साउंड कर रहा है। उसका अर्थ यही है कि मैं किसी भी कीमत पे, किसी भी शर्त पे अपनी झांसी को नहीं दूंगी। उन्होंने दिया भी नहीं। झांसी का युद्ध लड़ा, अपने क्षेत्र में वो हारी, आगे बढ़ी, कुछ अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, ग्वालियर पहुंची, ग्वालियर में भी लड़ाई लड़ी, ह्यूरोज के साथ उसकी लड़ाई हुई। अंत में जब रानी अकेले पड़ गई तो वीरगति को प्राप्त हुई। इस तरह से झांसी की भी कहानी समाप्त होती है। झांसी के बाद और भी छोटे छोटे, जैसे कि रुहेलखंड में नवाब साहब ने लड़ाई को लड़ा, आगे बढ़ाया। एक महत्वपूर्ण योद्धा है इस पूरी क्रांति के बीच में, जिसका नाम है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर, आरा जैसे क्षेत्र में, और सबसे महत्वपूर्ण यह है मित्रों कि कुंवर सिंह जिस समय इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय उनकी आयु थी 80 वर्ष। बहुत लड़े। उनको तो कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि एक युवा वृद्ध है। 80 वर्ष की आयु में लगभग अंग्रेजों की, वहां की सेनाओं को दिवालियेपन की जैसी स्थिति पे पहुंचा दिया था उन्होंने। ये हालत थी। मित्रों, आज के अंक में इन 5 महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में चर्चा की है हमने। पांचों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पे लगातार प्रश्न पूछा जाता है। जिन भी प्रश्नों को हम लोगों ने लगातार पुनरावृत्ति उनकी की है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको क्रमशः याद हो जाएंगे। और अगले बिंदु पे बात करेंगे तो क्रांति के अत्यधिक प्रसार और उसके परिणाम पे बात करेंगे, और फिर आधुनिक भारत के इतिहास को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार। वंदे मातरम।